विस्तार से इजराइल के गाजा के जेबेलिया में हमला किया है इसराइल ने। इस हमले में इसराइल ने हमास कमांडर को मार गिराने का दावा किया है, लेकिन इस दावे से उलट अरब के कई देश इसराइल पर नरसंहार के आरोप लगा रहे हैं। रिपोर्ट देखें। गाजा में अब तक का सबसे बड़ा हमला। जेबेलिया में इजराइल का सबसे बड़ा ऑपरेशन। जेबेलिया पर हमले में कितने लोगों की मौत हुई, कौन इस हमले में टारगेट था और क्यों जेबेलिया को निशाने पर लिया गया, इसे लेकर पूरी दुनिया में बड़ी बहस छिड़ी हुई है। ये समझने से पहले हमले के बाद के इस वीडियो पर गौर कीजिए। जेबेलिया पर जिस जगह हमला हुआ वहां कई फीट गहरा और कई मीटर चौड़ा गड्ढा हो चुका है। आसपास की इमारतों के भी परखच्चे उड़ गए। मंगलवार को इजराइल ने दावा किया कि उसने जेबेलिया में बड़े हमले को अंजाम दिया। दावा किया गया कि यहां के शरणार्थी कैंप में छिपे इब्राहिम बियारी को टारगेट किया गया। इब्राहिम बियारी हमास का बटालियन का कमांडर था जिसे हमले में मार गिराया गया। लेकिन जेबेलिया पर हमले के बाद अरब के देशों में जैसे कोहराम मच गया। एक के बाद एक अरब के देश इस हमले को लेकर इजराइल पर आग बबूला हो उठे। इसमें जॉर्डन, मिस्र, ईरान और सऊदी अरब ने तो इजराइल के हमले पर ही सवाल उठा दिए। ये जॉर्डन की तस्वीरें हैं जहां आधी रात को लोग जेबेलिया पर हुए हमले के विरोध में सड़कों पर उतर आए। पूरी रात जेबेलिया पर इजराइल के हमले के विरोध में यहां नारेबाजी होती रही। जेबेलिया हमले पर हमास ने दावा किया है कि यहां कोई हमास कमांडर मौजूद नहीं था। जेबेलिया पर हमले को लेकर फिलिस्तीन के मीडिया का दावा है कि इस हमले में 14 लोगों की मौत हुई, जबकि इजराइल ने पूरे सबूत के साथ ये दावा किया है कि जेबेलिया के हमले में किसी और को नहीं बल्कि हमास के उस कमांडर को निशाना बनाया गया जो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले का गुनहगार था। इजराइल की सेना ने बयान जारी कर कहा, खुफिया इनपुट के बाद आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने हाल ही में इब्राहिम बियारी को मार गिराया। बियारी आतंकी संगठन हमास का जेबेलिया सेंटर बटालियन का कमांडर था। ये उन लोगों में से एक था जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया था। इस हमले में हमास के कई दूसरे आतंकी भी जख्मी हुए हैं। लेकिन हमास के खिलाफ इजराइल के एक्शन के बीच अरब के देश जेबेलिया को लेकर एकजुट नजर आ रहे हैं। जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने जेबेलिया हमले में 100 लोगों के मारे जाने का दावा करते हुए इस हमले को अमानवीय हमला बताया। मिस्र ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस हमले की निंदा करते हुए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से कदम उठाने की अपील की, जबकि सऊदी अरब ने कहा है कि गाजा में जो मानवीय त्रासदी हुई है उसके लिए इजराइल और पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जिम्मेदार है। जाहिर है जेबेलिया पर हमले को लेकर अरब के देश एक बार फिर इजराइल को घेरने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन इजराइल का विजन बिल्कुल क्लियर है। नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि वो जब तक हमास का वजूद मिटा नहीं देंगे, इजराइल की सेना का ऑपरेशन नहीं रुकने वाला। इजराइल हमास युद्ध के बीच बाइडेन को बड़ा झटका लगा है। इजराइल का समर्थन करने पर बाइडेन अपनों में घिरते नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि उनकी लोकप्रियता में लगातार कमी आ रही है और ये हम नहीं, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखिए।
इजराइल हमास युद्ध की आंच अमेरिका तक पहुंची। पश्चिम एशिया में लड़ाई बाइडेन की कुर्सी तक आई। अमेरिकी मुसलमानों का वोट बाइडेन पर चोट। इजराइल अपने इतिहास का सबसे भीषण हमला झेल रहा है और इस मुश्किल वक्त पर अगर कोई एक देश उसके साथ खड़ा है तो वो अमेरिका है। अमेरिका ने इजराइल को न सिर्फ राजनयिक बल्कि मिलिट्री सपोर्ट भी दिया है। अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में 2 विमान वाहक पोत भेजे, हथियारों की बड़ी खेप भेजी और अब इससे अमेरिका में रहने वाले मुसलमान बाइडेन प्रशासन से नाराज हो गए हैं। अमेरिका में शहर शहर युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग बाइडेन से युद्ध खत्म करवाने की मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बाइडेन इजराइल का विरोध करे और उसे समर्थन देना बंद करे। अमेरिका में 2024 में चुनाव है और अब अमेरिका में रह रहे अरब मुस्लिम बाइडेन की इजराइल नीति से बेहद नाराज हैं। गाजा में युद्ध विराम नहीं कराने पर वोट नहीं देने की चेतावनी दे रहे हैं। इस बीच अमेरिका में एक सर्वे ने जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से अरब अमेरिकियों ने बाइडेन को वोट के जरिए चोट देने का फैसला किया है। सर्वे में कहा गया है कि सिर्फ 17% अमेरिकी अरब मुस्लिम वोटर 2024 में फिर से बाइडेन को वोट देंगे, जबकि पिछले राष्ट्रपति चुनावों में यानी 2020 में 59% अमेरिकी अरब मुस्लिमों ने बाइडेन के पक्ष में वोट दिया था। साफ है, गाजा में जैसे जैसे इजराइल की टैंक और IDF जवानों के हथियार आग उगल रहे हैं, वैसे वैसे अमेरिका में रहने वाले अरब मुस्लिम बाइडेन के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। सर्वे बताते हैं कि सिर्फ 3 साल में बाइडेन को वोट देने वाले 42% लोग उनसे मुंह मोड़ चुके हैं। इजराइल हमास युद्ध से हो रहा नुकसान सिर्फ बाइडेन को नहीं हो रहा, बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी को भी नुकसान हो रहा है। सर्वे में कहा गया है कि 2024 के चुनाव में सिर्फ 23% अरब मुस्लिम डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देंगे। अमेरिका के चुनाव में ऐसा पहली बार हो रहा है जब अरब मुस्लिमों ने डेमोक्रेटिक पार्टी को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। सर्वे के नतीजों ने अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट्स के लिए चिंता बढ़ा दी है। खासकर मिशिगन में करीब 2.77 लाख है। पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया में भी अरब मुस्लिम आबादी ज्यादा है। 2020 के चुनाव में ये तीनों राज्यों में डेमोक्रेट्स ने जीत हासिल की थी। अमेरिका में मुसलमानों की आबादी 30 लाख से ज्यादा है। 2020 के चुनाव में ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स ने बाइडेन को वोट दिया था। उन्हें लगता था कि अमेरिका में फैल रहे इस्लामोफोबिया को बाइडेन खत्म करेंगे, लेकिन इजराइल हमास युद्ध के बाद बाजी पलट गई है। अगर पश्चिम एशिया में युद्ध लंबा चला तो इसका नुकसान अगले चुनाव में बाइडेन को हो सकता है। इजराइल हमास में युद्ध हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के चुनावी रण में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। ये धमाके इजराइल हमास युद्ध के हैं, जिनके बहाने प्रचार के शोर में धर्म और सियासत ने जोर पकड़ लिया है। वार पलटवार जमकर हो रहे हैं और चुनावी लड़ाई आखिरी चरण में आते आते तुष्टीकरण की राजनीति तक पहुंच गई है। देखिए, इजराइल और हमास के बीच युद्ध की ये तस्वीरें भले ही मध्य प्रदेश से हजारों किलोमीटर दूर की हों, लेकिन वहां के धमाकों की गूंज अब MP की सियासत का शोर बन गई है। कहीं इजराइल को समर्थन के जरिए राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाया जा रहा है, तो कहीं धर्म की खेती पर वोटों की फसल काटने के लिए हमास का समर्थन हो रहा है। इसी बीच खरगोन दंगों के गड़े हुए मुद्दे को भी खोदकर बाहर निकाल दिया गया। अब हमलावर बीजेपी है और कटघरे में कांग्रेस। आरोप लग रहे हैं वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश के। तुष्टीकरण की नीति, बल्कि मुझे तो एक मुस्लिम कार्यकर्ता ने बताया कि कांग्रेस फिलिस्तीन के और हमास के ऊपर जो अत्याचार हो उसके वीडियो सप्लाई कर रही है सबको मुस्लिम बस्तियों में वहाँ की वीडियो सप्लाई करने की। देखिए मोदी जी क्या करवा रहे हैं। कांग्रेस का शुरू से ये रहा है कि डिवाइड एंड रूल, समाज को बांटो और राज करो। कभी भी उनका देश हित में सोच ही नहीं रहा। तो खरगोन में बिना तुष्टीकरण के जीत नहीं सकते, तो उन्होंने ऐसी हरकत की जो अक्षम्य अपराध है। कैलाश विजयवर्गीय ने किस लिए कांग्रेस को आतंकी प्रेमी करार दिया और क्यों खरगोन दंगे को लेकर कांग्रेस को घेरा, ये समझने के लिए आप पहले ये सुनिए। फिलिस्तीन में मासूम बच्चों की लाशें लगी है या नहीं? क्या हम ये अत्याचार सहेंगे? क्या खरगोन बदलाव लाएगा? खरगोन कांग्रेस के साथ
17 तारीख को सब लोग जाएं, अपना वोट डालें। जो कहानी सुनाई, यहाँ आयशा जैसी कितनी चिड़िया है। मेरा हर भाई, मेरा हर चाचा, मेरा हर दादा बदलाव लाएगा। पर मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि हम 2 मिनट सब लोग मौन रखें और फिलिस्तीन के शहीदों के लिए दुआ करें। इस वीडियो में एक महिला फिलिस्तीन में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि के लिए 2 मिनट का मौन रखने की अपील करती हुई सुनाई दे रही है। खरगोन की इस वायरल वीडियो को लेकर दावा है कि वीडियो में जिस महिला की आवाज सुनाई दे रही है वो खरगोन से कांग्रेस प्रत्याशी और मौजूदा विधायक रवि जोशी की बेटी है। इस बीच रवि जोशी के बयान ने भी सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया। वो बयान जिसमें वो खरगोन दंगों की जांच का वादा करते हुए नजर आ रही हैं। जिस दिन 3 तारीख को काउंटिंग होगी और शाम तक सरकार कांग्रेस की बनेगी तो खरगोन दंगे की जांच के आदेश भी करा दिए जाएंगे। जो दोषी अभी बाहर घूम रहे हैं उन पुलिस के अधिकारियों पे भी कार्रवाई करेंगे। अब सियासत में हल्ला मचा है। बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस पर शब्दबाण की बौछार शुरू हो चुकी है और न सिर्फ प्रभु श्री राम का नाम लेकर घेरा जा रहा है बल्कि आरोप तुष्टीकरण की राजनीति का भी लगाया जा रहा है। हालांकि पलटवार में भी देरी नहीं हो रही। धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। खरगोन में इनके प्रत्याशी रवि जोशी एक वर्ग विशेष की बैठक में जाते हैं, वहाँ खुलेआम कहते हैं टेंशन देने का लेने का नहीं। 3 दिसंबर को सरकार बनेगी, उसी दिन खरगोन दंगे की जांच कराएंगे, किसी भी पुलिस अधिकारी को छोड़ेंगे नहीं। तो कौन से दंगे की जांच कराने की बात कर रहे हैं और पुलिस अधिकारियों को धमकाना आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। वहीं उनकी सुपुत्री का भी एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो फिलिस्तीन के समर्थन में 2 मिनट का मौन रखा रही। अरे खरगोन में फिलिस्तीन का क्या काम? हम शुरू से कहते हैं कांग्रेस की 3 गारंटी, तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। भाजपा के मीडिया प्रभारी तो ऐसे दिन भर झूठे वीडियो डाल लेते रहेंगे। एक बहुत पुराना वीडियो है और दूसरा एक वीडियो है उसमें मैंने बड़े स्पष्ट रूप से बोला है कि उस जो खरगोन पे कलंक लगा है उस कलंक के दौरान जो प्रशासनिक के पुलिस अधिकारी प्रशासनिक थे उनके खिलाफ हम जांच कराएंगे। सियासत में इस मंत्र के साथ सियासी मूल्यों की बात खूब होती है, लेकिन हकीकत यह है कि राजनीति का कोई धर्म नहीं होता और हकीकत यह भी है कि धर्म की राजनीति ही राजनीति का धर्म भी होता है। बहरहाल एमपी के महासंग्राम में इजराइल हमास युद्ध की एंट्री ने सियासत में उबाल ला दिया है, जिसकी तपिश में कौन झुलसेगा ये 3 दिसंबर को ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। इंदौर में कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान को मानसिक दिवालियापन बता दिया। उन्होंने कहा कि हार के डर से वो हताश हो चुके हैं और ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय अभी बहुत ज्यादा हताश हो चुके हैं, हारने की कगार पर हैं, उनको भी पता है। इसीलिए हताशा में वो ध्यान भटकाने वाले बयान दे रहे हैं। ये बेबुनियाद बयान है, आधारहीन बयान है और कैलाश विजयवर्गीय को पता है कि अगर इस तरह की बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण करेगा। इस चुनाव को ध्रुवीकरण करने का प्रयास ये कैलाश विजयवर्गीय कर रहे हैं। आज हमने जो मूल सवाल उन पर उठाए हैं कि आपने 2 मुख्य केस वो आपने एफिडेविट में क्यों नहीं उसका उल्लेख किया। एक तो आप भगोड़ा घोषित हो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा या छत्तीसगढ़ की दुर्ग की कोर्ट द्वारा, आप भगोड़े हो, वो आपने एफिडेविट में दर्ज नहीं किया। और दूसरी बात, पश्चिम बंगाल के अंदर जिस गरीब महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया है और बलात्कार का आरोप ही नहीं, पुलिस स्टेशन में केस दर्ज है, उस केस का भी आपने एफिडेविट में उल्लेख नहीं किया। ये 2 बातों से कैलाश विजयवर्गीय जो है परेशान हुए हैं, तो परेशानी में वो इस तरह का वक्तव्य कर रहे हैं। 80 के दशक में एक फिल्म आई थी निकाह, जिसका गाना आज भी लोगों की, खासकर उनकी जुबान पर तब आ जाता है जब लाख कोशिशों के बावजूद उनकी हसरत अधूरी रह जाए। यही हाल मध्य प्रदेश में उन नेताओं का भी है जिन्होंने दल बदला, दिल बदला, वफादारी भी बदली, लेकिन फिर भी कह रहे हैं दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। देखिए। सपने बुने थे, ख्वाब सजाए थे, चाहत थी इस बार विधानसभा की चौखट चढ़ने की, इधर से नहीं तो उधर से ही सही। तभी तो मौके की नजाकत को समझ निस्बत बदल डाली, लेकिन फिर भी हाथ रह गया
खाली का खाली। मध्य प्रदेश में ऐसे नेताओं की फहरिस्त भी छोटी नहीं जिन्होंने बड़े अरमान से अपना दिल और दल बदला। लेकिन मालवी में कहावत है, हाथे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। बस यही हाल और दर्द उनका भी। ऐसे आधा दर्जन नेता जिन्होंने पार्टी छोड़कर दूसरे पाले को ज्वाइन तो किया लेकिन भरोसा नहीं जीता। दिलचस्प यह भी कि मामला एक तरफ भर का नहीं बल्कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों में दावेदार बस मुंह ताकते रह गए। एक नजर वफा करके भी तनहा रहने वालों की सूची पर डालते हैं जिन्हें नहीं मिला टिकट। वीरेंद्र रघुवंशी बीजेपी से कांग्रेस में आए, रोशनी यादव बीजेपी से कांग्रेस में आई, अवधेश नायक बीजेपी से कांग्रेस में आए, सुमित्रा काजरेकर कांग्रेस से बीजेपी में आई, मोना सुस्तानी कांग्रेस से बीजेपी में आई, संजीव कुशवाहा बीएसपी से बीजेपी में गए। टिकट नहीं मिला तो बीएसपी से फिर चुनावी मैदान में। फुंदर सिंह चौधरी कांग्रेस से बीजेपी में आए। जाहिर है अब ये नेता भीतर ही भीतर खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन मुश्किल ये कि फिल वक्त तो दर्द बताया भी नहीं जा सकता और जताया भी नहीं। हालांकि कांग्रेस ऐसे नेताओं को संगठन में जिम्मेदारी देकर नाराजगी दूर करने की कोशिश में लगी है और कहती है सर्वे से टिकट बांटे थे। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी पहले ही कह चुके हैं कि वो सौदे की राजनीति नहीं करते। अगर सौदे की राजनीति करते होते तो हमारी सरकार नहीं गिरती। ये सौदे का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे यहाँ जो भी लोग आए, पहला क्राइटेरिया था कि आपका सर्वे में अगर नाम आएगा तो आपको टिकट देंगे, और बाकी कमलनाथ जी ने किसी से भी टिकट का कमिटमेंट नहीं किया था। लेकिन हाँ, फिर भी देखें, जिन्होंने भी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में आस्था रखी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में आस्था रखी, वो आज भी बिना टिकट के हमारा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी नेता से बड़ा दल बताते हुए दल बदलने वालों से टिकट देने का कोई करार न होने का हवाला देकर नाराजगी से इनकार कर रही है। देखिए भाई साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर रहे हैं। ये व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये विचारों की पार्टी है। ये एक इतना मजबूत संगठन है जहां पे हर एक कार्यकर्ता हो, चाहे वहां का सबसे वरिष्ठ मंत्री, सबके लिए एक समान प्यार है, एक समान सम्मान है और एक ही जगह है पार्टी में। ये सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है। यहाँ जो भी निर्णय लिया जाता है वो सामूहिक नेतृत्व में लिया जाता है। भले ही दल मैनेज करने की बात कह रहे हों, लेकिन वफा करके भी तनहा रह गए इन नेताओं का मन क्या अब दलों में वैसा ही रमा रहेगा जैसा कि उनकी आमद के वक्त था? ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच कुछ तस्वीरें आपको भोपाल की दिखाते हैं। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान ने पूरे रीति रिवाज के साथ करवा चौथ का पर्व मनाया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान ने करवा चौथ की कहानी पत्नी साधना सिंह चौहान को सुनाई। उपस्थित हुए और बोले, हे पति पुते, कहो क्या चाहती। करवा बोली, महाराज आप धर्मराज कहते हो और यहाँ अधर्म हो रहा है। देखो, मेरा पति नदी पर स्नान कर रहा था, पत्नी ने सब देखा तो उसने अपनी साड़ी से एक सूत खींचकर मगर की ओर फेंक दिया। तो सूत के धागे से बंधकर पति को आगे नहीं ले जा सका। करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। उस पतिव्रता की पुकार पर धर्मराज वहाँ उपस्थित हुए और बोले, हे पतिव्रते, कहो क्या चाहती। करवा बोली, महाराज आप धर्मराज कहते हो और यहाँ अधर्म हो रहा है। देखो, मेरा पति नदी पर स्नान कर रहा था। और इसी के साथ ही खबर असरदार के बुलेटिन में इतना है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।